गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और क्या हाल है भाई? सुप्रभात और बहुत सारे सन की स्माइलीज, तो बहुत ही शानदार है। सन को देख के वैसी ही एनर्जी मिलती है और इतने सारे सन को देख के तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जय हिंद, उत्कर्ष सोनी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लाइव सेशन। रेडी है? रेडी है तो एक बार लिख के दिखाइए गेट सेट गो फटाफट। और जितने बच्चे आ चुके हैं वो सब लाइक वाइक तो यार प्रेस कर ही लिया करो यार। अभी सब बार बार बोलते हुए इतने बुढ़ापे में अच्छा नहीं लगता मेरे को, ठीक है ना? गो करो ना, गो। क्या हम सब रेडी हैं? इसका आंसर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और राम राम वालों को स्पेशल राम राम। यस, एरिंगर गेट सेट गो। ये श्रेयस, प्रियांशु, अजय चौरसिया, ठीक है, वेरी गुड। तो शायद लास्ट क्लास में हम लोगों ने गो कोरोना गो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन रहेगी। और हर एक 15 मिनट के बाद सारे बच्चे गो कोरोना गो लिखते रहें ताकि जल्दी जल्दी हमें इस कोरोना से निजात मिले, ठीक है? जय महाकाल। मंजय कुमार शायद। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, मतलब टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हुए नहीं, ठीक है? 2 मिनट जा भी चुके हैं, लेट्स कंटिन्यू। वेरी गुड। हर्ष पुनिया का भी आ गया गेट सेट गो, तो अपन चालू करते हैं। अमर आर्य का भी आ गया गेट सेट गो। लास्ट क्लास में मुझे थोड़ा सा याद करने की कोशिश पड़ रही है कि एक तो डीपीपी था शायद होमवर्क में, डीपीपी 3, और लास्ट में शायद एक सवाल दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट में एक सवाल दिया था, यस, cos x की पावर 1/3 वाला। और दूसरा एक हमारे पास क्या था, डीपीपी नंबर 3। डीपीपी 3 के आंसर्स हैं क्या? अगर आंसर्स हैं तो लिख दीजिए यस, और नहीं है तो मैं लिख रहा हूं फिर डीपीपी 3 के आंसर्स। अगर डीपीपी 3 के आंसर्स हैं तो लिख दीजिए यस फटाफट। डीपीपी 3 के आंसर यस 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 यस। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों के पास डीपीपी 3 के आंसर्स हैं। नो? अरे चलो मैं देखता हूं कहीं मिल जाए। डोंट वरी बी हैप्पी। अभी तक तो नहीं मिला है डीपीपी 3 के आंसर्स। कोई बात नहीं, देख रहा हूं मैं, ढूंढ ले रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, नहीं तो पहले क्लास अपनी चालू करते हैं और उसके बाद हम लोग डीपीपी है लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो वी विल डिस्कस डीपीपी एट द लास्ट। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि मिल गया डीपीपी 3 का जो आंसर है, फर्स्ट इज कैलकाटा, सेकेंड इज आगरा, थर्ड इज दिल्ली, फोर्थ इज दिल्ली, फिफ्थ इज आगरा बॉम्बे दिल्ली, सिक्स्थ इज बॉम्बे कैलकाटा दिल्ली,
7th is Agra, Bombay, Delhi. 8th is Agra. 9th is Calcutta. 10 का 3. 11 का 4. 12 का 2. ठीक है, हाँ फोन में था आंसर, अपन देख लें एक बार आंसर्स, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें भी सेम चीज अपन अप्लाई करते हैं कि आप एक बार फिर से इसको रीअटेम्प्ट कर लीजिए, जो आंसर्स आ गए हैं वेरी गुड, और जिसके आंसर्स नहीं आए हैं एक बार मिलाने की तो कोशिश नहीं कीजिएगा, हाँ ट्राई कर लीजिए एक बार और, कि अगर कुछ गलती छोटी मोटी रह गई हो तो उसकी वजह से अगर गड़बड़ हो रहा है तो जस्ट चेक इट अगेन और फिर चेक कर लो, ठीक है। और इसमें से कुछ क्वेश्चन चाहें तो आप अपने व्हाट्सएप और जो भी आपके टेलीग्राम वाले ग्रुप्स हैं उसमें भी वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि जब हम अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम हो, समझ में आएंगे डाउट के लिए। तो ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से रहने देते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्लास में जो एक सवाल दिया था उसका आंसर बताएंगे अगर आपने सॉल्व किया है तो। Question was limit x is approaching 0. Cos x की पावर 1/3 माइनस cos x की पावर हाफ अपॉन साइन स्क्वायर x। तो सारे बच्चों का आंसर भी आ गया शायद 1/12। करते हैं, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो cos x cos x cos x, और ये जो नहीं दिख रहा है ये भी कहीं ना कहीं cos x का ही फंक्शन है। तो साइन स्क्वायर x इज व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर x, और आप देख सकते हैं सब जगह cos x है। तो एक ऑप्शन में ऐसा भी सोच सकता हूं कि सिंप्लीफाई करने के लिए cos x को कितना रख दूं t, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां देख सकते हो कि पावर जो है वो 1/3 1/2 इस तरह के पावर से, तो मैं cos x को t ना रखकर ऐसी वैल्यू रखता हूं जिससे ये जो 1/3 1/2 वाले जो पावर्स हैं ये भी सिंप्लीफाई हो जाएं। तो हम लोग देख सकते हैं 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6। तो 3 और 2 का एलसीएम अगर 6 हो गया तो cos x को बेटर क्या है पुट करना t रेज टू द पावर 6। cos x को बेटर क्या है पुट करना t रेज टू द पावर 6। x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो cos 0 किधर जा रहा है 1, और t उस केस में किधर की तरफ जाएगा 1। तो आप देख सकते हो कि लिमिट t इज अप्रोचिंग 1। अब cos x की जगह t की पावर 6 रखोगे तो t की पावर 6 की पावर 1/3, t की पावर 6 की पावर 1/3 इज t स्क्वायर माइनस t की पावर 6 की पावर 1/2 इज t क्यूब अपॉन 1 माइनस t की पावर 12, नहीं t की पावर 6 का स्क्वायर दैट इज t की पावर 12। तो मेरे ख्याल से दिख गया सबको। अब ऊपर से क्या कॉमन आएगा t स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस t, और इधर बचेगा 1 माइनस टी की पावर 12। ऊपर था 1 माइनस टी, तो उसको मैं नीचे ले आ रहा हूं इससे। ये समझ में आया कैसे लिखा कि हम लोगों ने क्या किया कि यहां से टी स्क्वायर कॉमन लिया, वो जो 1 माइनस टी था उसको टी माइनस 1 लिख दिया, और यहां जो 1 माइनस टी की पावर 12 था उसको लिख दिया टी की पावर 12 माइनस 1। तो टी माइनस 1 से नीचे डिवाइड करोगे तो ये शक्ल बन जाएगी। ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए।
उसका आंसर क्या आया था n इंटू ए की पावर n माइनस वन, जब x किसकी तरफ जा रहा हो a, तो t 1 जा रहा है तो ऊपर वाला तो 1 हो गया और नीचे वाले का आंसर होगा n इंटू ए की पावर n माइनस वन। व्हाट इज n? n इज 12 और a यहां पे कौन है? 1। समझ में आएगा? तो हम लोग बोल रहे हैं a की पावर n माइनस वन, तो 12 इज n, a इज 1 और उसकी पावर 12 माइनस वन दैट इज 11, तो दिस इज एक्चुअली कितना? 1/12। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल लिखिएगा, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0, वन रेज टू द पावर cos x स्क्वायर x, वन की पावर cos x स्क्वायर x प्लस 2 की पावर cos x स्क्वायर x प्लस 3 की पावर cos x स्क्वायर x टिल 100 की पावर cos x स्क्वायर x होल रेज टू द पावर sin स्क्वायर x, लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। करेंगे सॉल्व। देखना, पहले हम देखते हैं x इज अप्रोचिंग 0। x इज अप्रोचिंग 0 पे cos x स्क्वायर x किधर की तरफ जा रहा होगा? इंफिनिटी। अगर आपने cos x स्क्वायर x को ध्यान से देखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि x अप्रोचिंग 0 पे cos x स्क्वायर x किधर की तरफ जाता है? इंफिनिटी। तो आप देख सकते हो ये 1 और उसकी पावर इंफिनिटी, 2 और इसकी पावर भी इंफिनिटी, ऐसे ही 100 उसकी पावर इंफिनिटी। तो आप देख सकते हो कि 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी, 2 रेज टू द पावर इंफिनिटी, मतलब 2 की पावर बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो 2 की पावर बहुत बड़ी क्वांटिटी दैट इज ऑल्सो अप्रोचिंग इंफिनिटी। 3 की पावर बहुत बड़ी क्वांटिटी, वो भी अप्रोचिंग इंफिनिटी। 100 की पावर इंफिनिटी, मतलब ये भी किधर की तरफ जा रहा है? इंफिनिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा बेस किधर की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर का सम हो रहा है, तो ये किधर जा रहा होगा? इंफिनिटी। 1 की पावर इंफिनिटी को भले आप बोल सकते हो 1 हो जाएगा, उसका सिंपल रीजन है क्योंकि बेस इज एग्जैक्ट 1। मैंने पहले भी बताया था कि अगर बेस एग्जैक्ट 1 हो, उसके ऊपर कितना ही पावर बड़ा रख लो, आपके पास हमेशा आंसर कितना आएगा? 1। तो अब मैं बोल सकता हूं इसको छोड़ के बाकी सारे टर्म्स इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बेस किधर जा रहा है? इंफिनिटी। और x अप्रोचिंग 0 पे एक्सपोनेंट किधर जा रहा है? 0। तो व्हाट इज दिस इंडिटरमिनेट फॉर्म? दिस इज इंफिनिटी रेज टू द पावर 0। ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आया? इंफिनिटी की पावर 0। इंफिनिटी की पावर 0 एक ऐसा प्रोफाइल है जिसको हम लोग जनरली लॉपिटल से सॉल्व करते हैं। लॉपिटल हम जो कि आगे बताया था मैंने कि जब हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे उसके बाद हमें लॉपिटल सिखाया जाएगा और हम डिफरेंशिएशन के थ्रू लिमिट्स निकालने का भी तरीका देखेंगे। समझ में आ गया? तो जनरली इंफिनिटी की पावर 0 के प्रोफाइल्स को हम लॉपिटल रूल, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं, उससे सॉल्व करते हैं। बट ये इंफिनिटी की पावर 0 का एक स्पेशल प्रोफाइल है, ध्यान से देख लीजिए। ये इंफिनिटी की पावर 0 का स्पेशल प्रोफाइल है और इसको हम बिना डिफरेंशिएशन के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो शायद कठिन हो जाए, बट हम लोग बोल सकते हैं क्या कोई विद द हेल्प ऑफ बेसिक कॉमन सेंस हम इसको बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, आप देख सकते हो कि इनमें सबसे बड़ा बेस किसका है? 1 2 3 टिल कहां तक है? 100। तो 100 इज द बिगेस्ट बेस। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, ऑब्जर्व द क्वेश्चन कि किस तरह से जा रहा है इंफिनिटी की पावर 0 और जो सबसे बड़े वाला बेस का है उसको बाहर निकाल लो। तो आप देख सकते हो 1 2 में 100 में सबसे बड़ा बेस किसका है? 100 का। तो हम लोग बोले कि 100 की पावर cos x स्क्वायर x को पूरे से बाहर निकाल लीजिए। तो ये क्या बनेगा? लिमिट x इज अप्रोचिंग 0। आपने अगर 100 की पावर cos x स्क्वायर x को बाहर निकाला है तो आप देख लो 100 की पावर cos x स्क्वायर x की पावर कितना आएगा? sin स्क्वायर x। फिर से बोल रहा हूं मैं कि अगर आपने 100 की पावर cos x स्क्वायर x को निकाला है तो 100 की पावर cos x स्क्वायर x की पावर कितना बाहर आएगा? sin स्क्वायर x। यानी कितना बाहर आएगा? 100। ठीक है, क्योंकि 100 की पावर cos x स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x मतलब 100 की पावर 1 हो जाएगा, तो 100 बाहर आ रहा है। और 100 की पावर cos x स्क्वायर x निकालने से
पहला टर्म 1/100 की पावर cos x स्क्वायर x, दूसरा टर्म 2/100 की पावर cos x स्क्वायर x एंड सो ऑन टिल लास्ट वाला 1 होगा और पावर क्या आएगा साइन स्क्वायर x। लास्ट वाला 1 होगा और पावर क्या आएगा साइन स्क्वायर x। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि ये टर्म 0 हो रहा है। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसका सिंपल सा लॉजिक है कि 1/100 इज अ क्वांटिटी लेस देन 1 और पावर इसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो 1/100 को आपने अगर बहुत बार मल्टीप्लाई किया तो वो क्वांटिटी और छोटी और छोटी और छोटी होती जाएगी, यानी अल्टीमेटली किधर की तरफ जाएगा 0। ऐसे ही 2/100 भी 0 से 1 के बीच का नंबर है और कोई भी 0 से 1 के बीच का फिक्स नंबर उठा लीजिए और फिक्स नंबर उठा के उसके पावर को बढ़ाते जाइए तो वो क्वांटिटी अल्टीमेटली छोटी होती जाएगी, तो ये भी 0 जाएगा। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कि 1 से पहले जितने भी टर्म्स है सब 0 की तरफ जा रहे होंगे। 1 से पहले जितने भी टर्म्स होंगे सब 0 की तरफ जा रहे होंगे और इससे इकलौता टर्म 1 बचेगा। तो आप देख सकते हो इस पूरे बेस में ये सब 0 और एक 1 बचा और x अप्रोचिंग 0 पे ये किधर जा रहा है 0। तो 1 की पावर 0 इज नॉट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली द आंसर विल बी व्हाट 100। सैंडविच थ्योरम और स्क्विज प्ले थ्योरम लिखेंगे हेडिंग, सैंडविच थ्योरम और स्क्विज प्ले थ्योरम। तो मेरे ख्याल से हेडिंग लिख लिया सारे बच्चों ने, सैंडविच थ्योरम और स्क्विज प्ले थ्योरम। और मैं इसमें एक लाइन लिखवाना चाह रहा हूं, चाहो तो पहले लिख लो फिर अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो लेट अस डिफाइन फर्स्ट सैंडविच थ्योरम और स्क्विज प्ले थ्योरम। इसमें लिखना लेट एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस सच दैट let fg and h are three functions such that fx less than equal to gx is less than equal to hx. Let fg and h are three functions such that fx less than equal to gx less than equal to hx for all x in some interval containing the point x equal to c. Let f, g and h are three functions such that fx less than equal to gx less than equal to hx for all x in some interval containing the point x equal to c. And if limit x is approaching c fx equal to L and limit x is approaching c hx equal to L, and if limit x is approaching c fx equal to L and limit x is approaching c hx equal to L, then according to sandwich theorem, limit x is approaching c gx equal to L. Then according to sandwich theorem, limit x is approaching c gx equal to L.
ठीक है। तो हेयर इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम। समझते हैं कि ये क्या है और हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि इसका यूज कैसे कर रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हम लोग क्या कह रहे हैं कि तीन फंक्शन है एफ जी और एच जो इस तरह की इनइक्वालिटी, इस तरह का ऑर्डर फॉलो करता है। और कहां फॉलो करता है? एक कोई इंटरवल है जो किसको कंटेन करता है, द इंटरवल कंटेन्स द पॉइंट x इक्वल टू सी। अब उसके आगे दो बातें और कह रहा है, दो बातें और क्या कह रहा है कि एक तो लिमिट x इज अप्रोचिंग c एफ एक्स एल है, मतलब ये जो लेफ्ट वाला फंक्शन है उसका लिमिट निकाला गया है और लिमिट x अप्रोचिंग c पे कितना दे रहा है, एफ एक्स कितना दे रहा है, l। और ऐसे ही जो राइट वाला है लिमिट x इज अप्रोचिंग c एच एक्स, ये भी किसके बराबर है, l, ठीक है ना। तो ये सब फाइंडिंग्स हैं। फाइंडिंग्स क्या है? एक तो सबसे पहली चीज है कि ये ऑर्डर फुलफिल हो रहा है इन सम इंटरवल विच कंटेन्स द पॉइंट x इक्वल टू c, ठीक है। दूसरी चीज कि इट वाज फाउंड कि लिमिट x इज अप्रोचिंग c एफ एक्स किधर जा रहा है, l, और लिमिट x इज अप्रोचिंग c एच एक्स भी किधर जा रहा है, l, राइट। अब उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या कि सैंडविच थ्योरम अगर ऐसा है तो सैंडविच थ्योरम या स्क्विज प्ले थ्योरम क्या कहता है कि जो बीच वाला फंक्शन है लिमिट x इज अप्रोचिंग c जी एक्स, ये भी किसके बराबर होगा, l। तो ये तो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया है, राइट। अब हम लोग इसको ज्योमेट्री उसको ग्राफिकली देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, समझ में आएगा? ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज मैं यहां पे एक चीज आपको बतलाना चाहूंगा कि यहां पे ये जो इक्वालिटी दिया हुआ है ये होल्ड करे ना होल्ड करे इससे कोई लेना देना नहीं है पूरे थ्योरम को। पहली चीज मैंने यहां पे आपको क्या बोलने की कोशिश करी कि यहां जो इक्वालिटी है ये होल्ड करे नहीं होल्ड करे इससे पूरे स्टेटमेंट को कोई लेना देना नहीं है। यानी कि अगर यहां पे एफ एक्स लेस देन जी एक्स होता स्ट्रिक्टली और लेस देन एच एक्स भी होता इन सम इंटरवल विच कंटेन्स द पॉइंट x इक्वल टू सी, तब भी ये स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये सैंडविच थ्योरम के हिसाब से होगा ही होगा। अभी आप देख लोगे सैंडविच थ्योरम क्या, कॉमन सेंस भी यही कहेगा, ठीक है ना। सुनना, अगर हम लोग बात करें कि ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एच एक्स, लिखा ही हुआ है। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, देख लिया आपने। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि आप अगर इस इंटरवल की बात करेंगे सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, तो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा अगर जा रहे हो जहां डेल्टा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जहां डेल्टा कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ऑफ कोर्स ये जो इंटरवल है सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा, क्या इसमें सी होगा? आंसर इज यस। क्योंकि अगर आप एक इंटरवल ले रहे हो सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा और डेल्टा पॉजिटिव है तो सी माइनस डेल्टा सी के लेफ्ट में मिलेगा और सी प्लस डेल्टा सी के राइट में मिलेगा। तो देयर इज एन इंटरवल सी माइनस डेल्टा से सी प्लस डेल्टा। तो अभी जो बोला गया था कि f लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू एच, f लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू एच, ये होल्ड करता है फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट c। तो क्या ये एक ऐसा इंटरवल है जिसमें पॉइंट c है? आंसर इज यस। तो मैं बोल रहा हूं क्या कि मान लो कि इस पूरे इंटरवल में ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है। अगर इस पूरे इंटरवल में ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रही है तो सबसे ऊपर ग्राफ किसका होगा? hx का, फिर किसका होगा? gx का, फिर किसका होगा? fx का। एक चीज और सुनना, हम लोग को समझ में आ गया कि इस इंटरवल में द इंटरवल कंटेन्स द पॉइंट c, और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इस इंटरवल में हम लोगों ने मान लिया है कि ये चीज ट्रू है। समझ में आएगा? क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है फॉर ऑल एक्स इन सम इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट x इक्वल टू c। तो मैंने ये बहुत छोटे से छोटा इंटरवल माना है, ऐसा नहीं बहुत बड़ा इंटरवल माना है। मैंने डेल्टा पॉजिटिव भी लिया है और डेल्टा स्मॉल भी लिया है, डेल्टा पॉजिटिव भी लिया है और डेल्टा स्मॉल भी लिया है। समझ में आया क्या? तो डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा स्मॉल है और इस इंटरवल में ये इनइक्वालिटी ट्रू है। और इसमें मैंने क्या बतलाया कि सबसे ऊपर ग्राफ किसका होगा? hx का, फिर किसका ग्राफ होगा? gx का, फिर ग्राफ किसका होगा? fx का, क्योंकि ये ऑर्डर हमारे को दिया हुआ है। लेकिन एक और चीज दी हुई है कि ऐसा देखा गया कि x अप्रोचिंग c पे fx भी हिल जा रहा है और x अप्रोचिंग c पे hx भी हिल जा रहा है। इसका मतलब c प्लस और c माइनस पे fx और hx दोनों l की तरफ टेंड कर रहा होगा। तो मान लो हम लोग बोल रहे हैं l ये हाइट है,
सी पे क्या वैल्यू है उससे मैटर नहीं कर रहा है, सी पे क्या वैल्यू है उससे मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन सी प्लस और सी माइनस पे जो हाइट है वो एल को टेंड कर रहा है। तो मान लो एच एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है और एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, दिस इज ग्राफ ऑफ एच एक्स, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ध्यान से देख लो। और सी प्लस और सी माइनस पे ये किस हाइट को अप्रोच कर रहा है, एल को। सबको समझ में आ गया यहां तक कि ये मैंने ग्राफ क्या सोचते हुए बनाया है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी फॉलो हो रहा है, और दूसरी चीज कि x अप्रोचिंग c पे fx और hx दोनों एक फाइनाइट एक नंबर l को जा रहा है, दोनों एक नंबर किसको जा रहा है, l को। तो आप देख सकते हो c प्लस और c माइनस पे हाइट l को टेंड कर रही है hx और fx की, और gx जो फंक्शन है वो इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है। अगर gx इन दोनों के बीच में सैंडविच है तो gx कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, gx कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, gx जो भी बनेगा वो इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड होगा। तो gx को भी कुछ इस तरह का ही शेप लेना पड़ेगा। gx को इस तरह का शेप क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि gx इज सैंडविच्ड बिटवीन hx एंड fx, तो gx इसके बीच से ही होके जाएगा। हमें c से 10-10 किलोमीटर दूर से कोई मतलब नहीं है, हम c की विसिनिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि x अप्रोचिंग c gx क्या आ रहा है, नहीं हमारा फोकस क्या है बच्चों, x अप्रोचिंग c gx क्या आ रहा है ये निकालना फोकस है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए कि c प्लस और c माइनस पे अगर gx इसके बीच में सैंडविच्ड है तो c प्लस और c माइनस पे जो gx की वैल्यू है वो किसको टेंड कर रही होगी, l को। ये मेरा एक्सप्लेनेशन यहां कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है चैट के माध्यम से, और अगर क्लियर है तो यस सर लिख सकता है। किसी बच्चे का सवाल आया कि सी पे नॉट डिफाइंड होगा तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें लिमिट निकालते वक्त सिर्फ सी प्लस और सी माइनस देखना होता है बेटा। हमें सी की वैल्यू का कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, हमें सी की वैल्यू का कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हमें सी पे डिफाइंड है या नहीं डिफाइंड है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लिमिट का सी प्लस और सी माइनस से लेना देना होता है, सी के लिए कोई लेना देना नहीं होता है। आज स्केड्यूल स्कोर का पता नहीं सर, वेयर इज द स्कोर टेस्ट गोइंग ऑन, आज नहीं है बेटा, कल है शायद। सबके लिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं, समझ में आएगा। अब ये पॉइंट है कि अगर आपने ये सैंडविच थ्योरम सीख लिया है तो अब हम बात करते हैं क्या कि सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड सवाल किस तरह से आ सकते हैं, सही है क्या। तो पहली चीज तो एक आप समझना कि हाँ कुछ ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं जो डेफिनेटली सैंडविच थ्योरम से ही होते होंगे, समझ में आएगा। सी पे मान लो कि ये गोला भी लगा हुआ भाई साहब निखिल राज, देख लीजिए, अगर सी पे मान लो फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यहां गोला लग गया, हॉलो सर्कल लग गया, तीनों में से कोई फंक्शन सी पे डिफाइंड नहीं है, तो इक्वालिटी कहां होल्ड करेगा वो बताओ मुझे। सी पे अगर एक हॉलो सर्कल लगा दे बेटा तो आप मेरे को ये बताइए कि इक्वालिटी कैसे होल्ड करेगा। ये फंक्शन ऊपर दिख रहा है सबको, ऊपर ऊपर जा रहा है, ये फंक्शन बिल्कुल नीचे नीचे जा रहा है, और ये फंक्शन इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, और सी पे तीनों के तीनों नॉट डिफाइंड है, तो इक्वालिटी कहां होल्ड की बताओ। पता नहीं क्या लिख रहे हैं ये गंगा दयाल जी, क्या लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है मुझे, होंगे लेंगे क्या लाइक, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। हाँ मेरे ख्याल से निखिल राज ने जो डाउट पूछा था उसको क्लियर हो गया कि जरूरी नहीं इक्वालिटी होल्ड करे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये सब लिमिटिंग वैल्यू का खेल हो रहा है, सी प्लस सी माइनस पे लिमिटिंग वैल्यू का खेल चल रहा है,
एग्जैक्ट वैल्यू एल आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता हो कोई बोले कि सर सी प्लस पे सर ये एल कहां है, ये तो एल से बड़ी वैल्यू है। भाई एल से बड़ी वैल्यू नहीं बोल सकते ना आप, इसको लिमिट में बोलोगे तो लिमिट मैंने बोला था एक फाइनाइट नंबर बोलना पड़ेगा जिसको वो अप्रोच कर रहा है, तो आप तो उसको एल ही बोल पाओगे ना। तो मेरे ख्याल से वो चीज मैंने क्लियर कर दी है। बाकी गंगा दयाल जी एफ एक्स एंड एच एक्स इक्वल होंगे, पता नहीं क्या इक्वल होंगे, मैंने बताया तो शायद जरूरी नहीं इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे एफ एक्स और एच एक्स? ये स्ट्रिक्ट लेस देन भी हो सकता है, अभी एग्जांपल्स में भी दिख जाएगा आपको मेरे ख्याल से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने क्या कहा कि ये तो आपका हो गया सैंडविच थ्योरम, तो मैंने ऐसा कहा कि हो सकता हो कुछ सवाल जो है वो सैंडविच थ्योरम से ही सॉल्व होते हो, राइट, मतलब कुछ ऐसा फ्रेम ही बना दे सवाल का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लिखेगा कि सैंडविच थ्योरम से सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपको खुद ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया क्या? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि पहले जब आईआईटी सब्जेक्टिव होता था तब इस तरह के सवाल जरूर आते थे कि यूजिंग सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम फाइंड द लिमिट ऑफ दिस। तो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाता है, समझ में आ गया ना, ठीक है, तो हम लोग कि मान लीजिए कभी ऐसा सवाल आ जाता है, सपोज कर लीजिए कि फाइंड सैंडविच थ्योरम यूजिंग सैंडविच थ्योरम फाइंड दिस लिमिट, तो मैंने पहली चीज क्या कही कि अब तो आईआईटी के पास ये स्कोप नहीं है किस तरह से सवाल पूछे कि यूजिंग सैंडविच थ्योरम फाइंड दिस लिमिट, समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव तो सवाल है नहीं, आप कैसे भी सॉल्व कर लो, क्या पता चलने वाला है, समझ में आएगा? बगल वाले का देख के सॉल्व कर, मतलब ठीक है ना, नहीं करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अपन सैंडविच थ्योरम जो है वो समझना ध्यान से, ऐसा अब नहीं आने वाला कि भाई यूजिंग सैंडविच थ्योरम सॉल्व करो, क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछता था और आपने मान लो सैंडविच के अलावा किसी तरीके से सॉल्व कर दिया, बर्गर वगैरह मतलब जो भी से, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि उस समय वो काट देता, वो आंसर सही नहीं माना जाता। लेकिन आज की डेट में आपको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, सैंडविच थ्योरम का कुछ पार्ट हो सकता हो किसी कॉम्प्रिहेंशन में बन के आ जाए और उसके हिसाब से चीजें आ जाए, तो आपको एक तो चीज है कि सैंडविच थ्योरम का पता होना बहुत जरूरी है, स्क्विज प्ले थ्योरम का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ सवाल हो सकते हैं जो सिर्फ आपको सैंडविच से ही सॉल्व करने के लिए मतलब समझ में एलिजिबल हो, और उस तरह से सवालों में फिर आप किसी दूसरे मेथड से कर रहोगे तो डेफिनेटली आप गलत सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल इन इवैल्यूएटिंग लिमिट्स, समझ में आ गया? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा हो सकता है रिस्ट्रिक्ट भी करूंगी, भाई सैंडविच थ्योरम से ही सॉल्व कीजिए, समझ में आएगा? तो अपन देखते हैं इसको। यूजिंग सैंडविच थ्योरम फाइंड द लिमिट using sandwich theorem find the limit पहला है लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी 5x² माइनस साइन 3x अपॉन x² प्लस 10। दूसरा है लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0 x अपॉन a, और ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b बाई x, a नॉट इक्वल टू 0। मंजय कुमार जी क्या लिख रहे हैं, नहीं समझ में आया बेटा सर, लिमिट जैसा प्लस माइनस 0.0000, पता नहीं। अगर आप मेरे स्टेटमेंट के सपोर्ट में कुछ लिख रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ डाउट है तो देख लो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो।
पहले वाले सवाल पे आते हैं। देखना बेटा, 5x² माइनस साइन 3x अपॉन x² प्लस 10। सबसे पहली चीज समझेंगे कि अभी जो आपके पास एक सवाल दिया गया था कि भाई सॉरी स्टेटमेंट दिया गया था कि fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx, और अगर fx की लिमिट और hx की लिमिट जो है वो सेम आ रही है x अप्रोचिंग c पे, तो बीच वाले फंक्शन की भी लिमिट जो है x अप्रोचिंग c पे क्या आएगी, सेम। ये हमने अभी सवाल एक स्टेटमेंट देखा सैंडविच का, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वहां पे तो सर लिखा था fx और hx दोनों, नहीं अभी यहां पे तो fx और hx दिया नहीं है, तो आपको सबसे पहली तो यही सब चीज समझनी पड़ेगी कि fx और hx वाले जो फंक्शन है वो हमें खुद को डिजाइन करने पड़ेंगे। नहीं, इसमें खास बात क्या है सैंडविच थ्योरम में कि fx और hx वाले जो फंक्शन है वो आपको खुद को डिजाइन करने पड़ेंगे, खुद को बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से फंक्शन? जो लेफ्ट का फंक्शन था और जो राइट का फंक्शन था, और उसमें भी एक डिमांड है सैंडविच थ्योरम की। डिमांड क्या है कि आप जो भी दो फंक्शन बनाएं x अप्रोचिंग c पे दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक लेफ्ट का फंक्शन बना लिया, एक राइट का फंक्शन बना लिया, लेफ्ट वाले फंक्शन से आपने लिमिट निकाला L1 आ रहा है और राइट वाले से निकाला L2 आ रहा है, और आपने कहा कि सैंडविच से सर लिमिट सॉल्व ही नहीं हो सकता। नहीं भाई, वहां पे ऐसे नहीं बोल सकते आप। सैंडविच थ्योरम की क्या रिक्वायरमेंट है पहले वो समझिए। सैंडविच थ्योरम की रिक्वायरमेंट है पहले तो f और h टाइप के दो फंक्शन, और ऐसे दो फंक्शन जिसकी लिमिटिंग वैल्यू x अप्रोचिंग c पे सेम आए। तो यानी कि अगर आपने दो फंक्शन बनाए और दोनों की लिमिटिंग वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, तो यहां पे हमारी इनएफिशिएंसी है कि हम वो दो फंक्शन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे फंक्शन दो क्रिएट करने थे जिसकी दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आए। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखते हुए कि एक लेफ्ट का फंक्शन हो और एक राइट का फंक्शन हो। तो पहली चीज यहां पे हम देख सकते हैं कि sin 3x के बाउंडेडनेस को यूज किया जा सकता है। यहां पे sin 3x का बाउंडेडनेस क्या कहता है कि फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ x sin 3x विल बी ऑलवेज बिटवीन -1 से 1। नहीं, x की किसी वैल्यूज के लिए बात करें तो sin 3x कहां से कहां तक आएगा बच्चों? -1 से लेकर 1 तक। नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बताएंगे। अगर कोई पूछे -sin 3x कहां से कहां तक आएगा, तो वो भी कहां से कहां तक आएगा? -1 से 1। sin 3x भी -1 से 1 और -sin 3x भी -1 से 1। ध्यान रखना gx वाला फंक्शन ये है, यानी इसको मुझे बीचों बीच बनाना है। अब अगर इसको नीचे बीचों बीच बनाना है तो -sin 3x तो आ गया, ऊपर और क्या चाहिए था? 5x²। तो लेट अस ऐड 5x²। तो अगर हमने 5x² ओवरऑल ऐड कर लिया तो आप देख सकते हैं 5x² -1, 5x² -sin 3x एंड 5x² + 1। ओवरऑल मैंने कितना ऐड कर दिया? 5x²। अब इसको देखते हुए डिनोमिनेटर में क्या फील आ रहा है कि x² + 10 से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर लिया? x² + 10 से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। तो अब मैं इसको बोल रहा हूं f g और h। मैंने क्या बोला इसको? f g और h। लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का जो लेफ्ट और राइट वाले फंक्शन है उनका x अप्रोचिंग -∞ पे लिमिट क्या आनी चाहिए? सेम। तो देखना लिमिट x इज अप्रोचिंग -∞। अगर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस कैलकुलेशन में मैंने बताया था कि व्हाट यू मस्ट डू इज कि टेक हाईएस्ट पावर कॉमन, क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। और मैंने बताया था क्या कि इस तरह के केसेस में आप इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो x² जैसे ही बाहर निकालोगे तो x अप्रोचिंग -∞ भी, ये भी 0, ये भी 0, तो ये रिजल्ट कहां जाएगा? 5। ऐसे ही जब आप इसका भी निकालोगे तो इसका भी लिमिट किसके बराबर आएगा? 5। कैसे? वही x² कॉमन लोगे तो वहां बन जाएगा 5 + 1/x² और 10/x²। मतलब इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू 5 जा रही है। मतलब लेफ्ट और राइट अगर दोनों से 5 जा रहा है तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 5। मेरे ख्याल से क्लियर है। हम लोग इसको नॉर्मली भी कर सकते थे, और नॉर्मली भी करने का वही तरीका होता है जो मैंने अभी बताया था। क्या? कि x² कॉमन ले लीजिए। आपको ये समझ में आ गया सैंडविच थ्योरम के हिसाब से मेरे ख्याल से? ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मली भी देखते तो वैसे ही देखते हैं।
कि एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो 5 माइनस साइन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी भी क्लियर है कि ये वाला टर्म किधर की तरफ जाएगा, 0, और ये वाला टर्म भी 0 जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि आप देख लो, जैसे मैंने एक क्लास में और बताया था ये चीज को कि एक्स अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी भी, ये तो क्लियर है, ऊपर फाइनाइट नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी 0, और ये भी देखना साइन 3x भी सेम चीज है कि x चाहे माइनस इन्फिनिटी जा रहा हो, बहुत छोटा एंगल हो चाहे बहुत बड़ा एंगल हो, समझ में आ गया? साइन हमेशा वैल्यू किसके बीच में देगा, -1 से 1, यानी ऊपर हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच का, और नीचे इंफिनिटी जा रहा है, तो ये किधर की तरफ जाएगा, 0। तो हम यहां से भी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरे को भी हम लोग सैंडविच से कर रहे हैं, ठीक है? सैंडविच से कैसे कर सकते हो कि आपको मैंने फंक्शन में एक प्रॉपर्टी बताई थी, और फंक्शन सारे बच्चों ने पढ़ रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाइज बिटवीन x माइनस 1 से x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से कहां तक लाई करता है, x माइनस 1 से x। तो आप देख सकते हो कि इधर इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, उधर लगी हुई है। अब अगर आप इसकी बात करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b बाई एक्स, ठीक है, इज ग्रेटर देन b बाई एक्स माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू b बाई एक्स। सबको क्लियर है? अब अगर मैं x बाई ए से मल्टीप्लाई कर दूं ओवरऑल, तो मैं इधर लिख रहा हूं x बाई ए से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो x बाई ए इंटू बी बाई एक्स माइनस एक्स बाई ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, देख लो x अप्रोचिंग 0 की बात करेंगे तो x एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। x अप्रोचिंग 0 पे ये वाला टर्म किधर की तरफ जाएगा, 0, तो अल्टीमेटली ये भी b बाई ए जा रहा है और वो भी b बाई ए जा रही है, यानी कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप क्या बोलोगे, b अपॉन ए। इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू आप क्या बोलोगे, b अपॉन ए। इस चीज को हम फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करके भी बना सकते हैं, सेकेंड वाले को। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b बाई एक्स को आप लिख सकते हो b बाई एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाई एक्स। उसी को दूसरी तरीके से लिखने का ही तरीका है बस, ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हो कि अगर आपने ऐसे लिखा और मल्टीप्लाई किया अंदर, तो x बाई ए इंटू बी बाई एक्स इज b बाई ए, ये कुल मिला के बनेगा। अब आप इसको समझना कि मैं क्या कह रहा हूं, ये तो क्लियर हो गया, x कट जाएगा क्योंकि x एग्जैक्ट 0 नहीं है, x इज अप्रोचिंग 0, b बाई ए, और ये टर्म देखना x अप्रोचिंग 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, ये b अपॉन 0 प्लस या b अपॉन 0 माइनस, एक हो सकता है बहुत बड़ी क्वांटिटी हो या एक बहुत छोटी क्वांटिटी हो, कौन, b बाई एक्स। लेकिन आप किसी भी बड़ी क्वांटिटी का या किसी भी छोटी क्वांटिटी का, बहुत छोटी क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में तो क्लियर है ना भाई कि फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा किसके बीच में होगा, 0 से 1। नहीं, x आप 0 प्लस लो चाहे 0 माइनस लो, तो b अपॉन 0 प्लस या b अपॉन 0 माइनस हो सकता है बहुत छोटी क्वांटिटी बने, सॉरी हो सकता है बहुत बड़ी क्वांटिटी बने, हो सकता है हाँ बहुत छोटी क्वांटिटी बने, बट कोई भी क्वांटिटी बने, फ्रैक्शनल पार्ट तो हमेशा किसके बीच में होगा, 0 से 1। मतलब ये फॉर ऑल x बिटवीन, फॉर ऑल x इट विल बी लाइंग बिटवीन 0 से 1, और ये किधर जा रहा है, दिस इज अप्रोचिंग 0, और ये 0 से 1 के बीच का नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट ओवरऑल किधर की तरफ चला जाएगा, 0, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज अगेन b अपॉन a। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं।
ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखना। Let f is from 1 से infinity to 0 to infinity. Let f is फिर से बताने वाली चीज में कोई इशू नहीं है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आप फिर से उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस सवाल का अगले सवाल से रिलेशन नहीं है, तो आप फिर से सुन लीजिएगा क्योंकि सारी बात बोल दी गई। हाँ, कोई पर्टिकुलर डाउट है तो वो बताइए जरूर। लेट f is from 1 से infinity to 0 to infinity be a continuous decreasing function with limit x is approaching infinity f of 4x upon f of 8x equal to 1. Let f is from 1 से infinity to 0 to infinity be a continuous decreasing function with x is approaching infinity f of 4x upon f of 8x equal to 1. Then find किसी भी बच्चों को अगर कहीं छोटा मोटा दिक्कत अगर हो रहा हो तो जो भी रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा उसको आप दोबारा से देखिए, ठीक है ना, वो चीज क्लियर हो जाएगी, वो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जीरो कैसे 10 बार बताया मैंने कि b बाई एक्स जो है ये जीरो नहीं हो रहा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो नहीं हो रहा है। अगर आपने इतना कम सुना है तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनने की जरूरत है गंगा दयाल जी। x अपॉन a जीरो जा रहा है, b अपॉन एक्स बड़ी क्वांटिटी हो सकती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो सकती है या बहुत छोटी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन कितनी बड़ी क्वांटिटी हो गंगा दयाल जी या कितनी भी छोटी क्वांटिटी हो गंगा दयाल जी, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है गंगा दयाल जी वो किधर की तरफ जाएगा, जीरो। समझ में आया कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो किधर की तरफ जाएगा, जीरो। कितनी बड़ी क्वांटिटी, सॉरी ये जीरो की तरफ नहीं जाएगा, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में, और ये 0 जा रहा है तो इसका प्रोडक्ट किधर की तरफ जाएगा, 0। फिर से बोल दिया मैंने। शशांक शेखर का एक आंसर आ गया है इसमें 1। गंगा दयाल जी क्लियर हुआ डाउट तो बता दीजिए एक बार। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाई एक्स 0 से 1 के बीच में होगा और x बाई ए 0 जा रहा है तो 0 से 1 के बीच का नंबर और मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा। ठीक है, थैंक यू। 1, तो मेरे ख्याल से 1 इज करेक्ट आंसर। देखिए अगर थ्रू आउट डिक्रीजिंग फंक्शन है 1 के आगे और कोडोमेन बता रहा है 0 से इंफिनिटी, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फंक्शन जो है डिफाइंड है 1 से इंफिनिटी के बीच में और कोडोमेन 0 से इंफिनिटी है, मतलब जो भी रेंज होगा उसका सबसेट होगा, मतलब पूरा ग्राफ इसके ऊपर ही आने वाला है, और कंटिन्यूअस है और डिक्रीजिंग भी है। तो कंटिन्यूअस और डिक्रीजिंग है तो कुछ इस तरह का मान लीजिए आप। फिर से एक बार बतला रहा हूं कि फंक्शन 1 से इंफिनिटी में डिफाइंड है, ओपन 1 से इंफिनिटी। 1 पे क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे को। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि इसके आगे फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ मैंने बना दिया है। अब दूसरी चीज मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास यहां 3 तरह के आर्गुमेंट है, 4x, 8x और 6x, और x की वैल्यू बहुत लार्ज है, x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी। तो 4x, 6x और 8x ये सब इंफिनिटी की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे ही प्लॉट करूं, ठीक है, तो 4x, 6x और 8x का ऑर्डर तो ऐसा ही होगा नहीं,
x को हम बड़े से बड़ा क्वांटिटी माने तो 4x 6x और 8x का ऑर्डर ऐसा होगा, और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो फंक्शनल वैल्यू का ऑर्डर होगा वो जस्ट क्या होगा, रिवर्स। नहीं, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, तो फंक्शनल ऑर्डर का जो वैल्यू होगा वो जस्ट रिवर्स होगा। मतलब सबसे छोटा कौन सा आएगा, f ऑफ 8x, दिस इज लेस देन f ऑफ 6x एंड दिस इज लेस देन f ऑफ 4x। देख लो, f ऑफ 8x लेस देन f ऑफ 6x इज लेस देन f ऑफ 4x। अब हम लोग यहां देख सकते हैं f ऑफ 6x अपॉन f ऑफ 8x निकालना है, तो थ्रू आउट f ऑफ 8x से डिवाइड करते हैं। अगर थ्रू आउट f ऑफ 8x से डिवाइड करेंगे और आप x अप्रोचिंग इंफिनिटी पे इस लिमिट को निकालिए तो ये कैंसल आउट होके किधर जाएगा, 1, और इधर की साइड की लिमिटिंग वैल्यू देखिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिमिट x इज अप्रोचिंग इंफिनिटी f ऑफ 4x अपॉन f ऑफ 8x क्या हो गया, 1। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहेगा कि इसकी भी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी f ऑफ 6x अपॉन f ऑफ 8x की, इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, 1। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पूछना तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इवैल्यूएट n is approaching infinity, n upon n square plus 1, limit n is approaching infinity, n upon n square plus 1, n upon n square plus 2 and so on till n upon n square plus n। सर ग्राफ समझ में नहीं आया, ग्राफ में कुछ भी नहीं है बेटा, 1 से इंफिनिटी में ग्राफ एक तो डिफाइंड है फंक्शन, और दूसरा क्या बोल रहा है कि कोडोमेन 0 से इंफिनिटी है, मतलब जो भी फंक्शन होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि रेंज जो होता है फंक्शन का वो क्या होता है, सबसेट। रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ऑफ कोर्स एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन बनाओगे तो ऐसा डिक्रीज करता हुआ आएगा, तो डिक्रीज करता हुआ आएगा तो 4x 6x और 8x में 8x की वैल्यू सबसे छोटी दिख रही है, फिर 6x की दिख रही है, और फिर किसकी दिख रही है, 4x की। तो मेरे ख्याल से ये ऑर्डर आएगा, और उसके बाद मैंने f ऑफ 8x से क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन करके देखेंगे, और मैं कुछ क्वेश्चंस लिमिट से भी दे रहा, मतलब शीट से भी दे रहा हूं। एक तो हमारे पास डिस्कशन में अगली क्लास में डीपीपी नंबर 3 है शायद, शीट में हम लोगों ने डुएसल 4 तक कर लिया है। एक तो ये होमवर्क में करना है, लिमिट की शीट मेरे ख्याल से ऑलरेडी आपके साइट पे है, और एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो एक तो ये करिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, और डीपीपी 3 डिस्कशन में, और एक आप डीपीपी 4 भी कर लीजिएगा, जो मेरे ख्याल से ऑलरेडी शायद साइट पे होगी, नहीं तो डीपीपी 4 मेरे ख्याल से साइट पे है, और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 और इवेल्युएट ये करना है। जो होमवर्क अगर कम लग रहा हो, मैं लास्ट क्लास में भी समझाया था, मैंने स्टार्टिंग के 10 मिनट, गगन प्रयासर जी उस वीडियो को दोबारा देखिए, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको टाइम कम मिल, मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो मिल रहा है फ्री, तो आप पुरानी चीज़ों को फिर से कीजिए।
आज क्लास 8 बजे क्यों स्टार्ट हो गई? शशांक शेखर जी आप अपडेट रहिए थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मैसेज आपको भेज दिया गया है, थोड़ा मैसेज भी पढ़िए। क्या सारे बच्चों को, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को क्लास 8 बजे की सूचना पहले पढ़ चुके थे? अगर हाँ है तो लिख लीजिएगा, मतलब यस लिखिएगा। कितने बच्चों को पता था कि आज क्लास 8 बजे से चालू होने वाली है? जिनको पता था वो यस लिखें। देखिएगा गगन जी कितने बच्चों का यस आ रहा है, ठीक है। एक आध बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा मैसेज उनका अपन देख लेंगे, बाकी बहुत सारे बच्चों का यस आ चुका है, तो मेरे ख्याल से कन्वे तो हुआ होगा, आपके पास नहीं पहुंचा तो अलग बात है। ठीक है, काफी यस है, तो इसका मतलब सिस्टम ने अपना काम कर दिया था, शायद कहीं कहीं रह गया हो। अच्छा, तो मेरे ख्याल से होमवर्क फिर से मैं बता देता हूं, इसको एक तो इवैल्यूएट करना है, लिमिट एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 15 और डीपीवी 4। लेकिन डिस्कशन के लिए क्या क्या रहेगा? नो मैसेज टू एनी मोबाइल फ्रॉम योर साइड। सिनेसिस गोज आपको ही शायद पर्सनली नहीं किया गया होगा, बाकी मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का यस पढ़िए आप, या आपने मोबाइल नंबर सही नहीं भिजवाया हो तो अलग बात है, ठीक है। तो डिस्कस डीपीपी 3 होगा। इन्हीं सब बातों के साथ अपन अब यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है। और नो मैसेज, कोई बात नहीं बेटा, परेशान मत हो, वीडियो अभी डाउनलोड मतलब यहाँ मिल जाएगी, आप दोबारा देख लीजिएगा आलोक कुमार गुप्ता जी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन विथ योर होमवर्क।